नमस्कार, मैं अनुश्री दूरदर्शन के इस पर्यावरण दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारी अपील है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को बचाने, पर्यावरण को संवारने की मुहिम से आप सभी जुड़िए और इस सुंदर सृष्टि को बचाने को आगे आइए। बहरहाल, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शाश्वत मूल्यों से। पानी की एक एक बूंद का महत्व जानिए। याद रखिए, जिस चीज की कदर आप नहीं कर रहे हैं, सोचिए अगर वो आपसे बेरुख हो जाए तो आपका जीवन कितना कष्टमय होगा। आज कई जगहों पे जीव जंतु और इंसानों की मौत जल के अभाव में हो रही है। वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए जीव तरस रहे हैं। याद रखिए, आज आप जल समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप और हम बूंद बूंद पानी को मोहताज होंगे। इसलिए जल बचाने की दिशा में आज से ही उचित कदम उठावें। साल दर साल धरती का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। नदी, तालाब, झरने, कुएं सब सूख रहे हैं। आखिर क्यों और इसका कारण क्या है? जवाब है कंक्रीट के जंगल में इस धरती का बदलना और पेड़ पौधे का बदस्तूर कटना। समय रहते इन्हें बचाने का कार्य करें और जरा सोचिए कि क्या हम अपने संतान की तरह दो पेड़ का ख्याल नहीं रख सकते? अगर पृथ्वी के आधे लोग भी दो पेड़ों का ख्याल रखें तो इस सृष्टि को स्वर्ग बनते देर न लगेगी। विकास आज की आवश्यकता है, किंतु यही विकास पर्यावरण पर अवैध अतिक्रमण भी करता है। पर्यावरण तथा विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से इतने अधिक जुड़े हैं कि उन्हें पृथक करके सोचा ही नहीं जा सकता। अतः विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा और उनमें संतुलन आज की प्राथमिकता भी है और चुनौती भी। कल कारखानों के संचालकों और विश्व समुदाय को एक मंच पर आकर सामूहिक रूप से विकास के साथ साथ पर्यावरण जैसी शाश्वत बातों पर विशेष कदम उठाना चाहिए। पेड़ पौधे हमारी तरह ही सांस लेते हैं और हमें भी सांस देते हैं, इसलिए बेवजह इनकी हो रही कटाई छटाई को रोकिए और खुद भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी पर्यावरण के प्रति गलत मानसिकता को दर्शाते हैं। जिस घर, गांव और शहर में पेड़ पौधे नहीं, वहां की जलवायु में शीतलता हरे भरे शहरों से कम देखी जाती है। इसके बावजूद मानव जाति जंगलों का विनाश तेजी से कर रही है। इसके साथ ही अपने विनाश की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रही है, जिससे मानव पूरी तरह बेखबर है। दोस्तों, जंगल की शोभा जंगली जानवरों से आंकी जाती है, परंतु आज ना तो जंगल रहा ना जानवर। मानव अपने सुख के लिए किस चीज का नाश नहीं करता, और जब बाढ़, भूकंप या अन्य महामारी की चपेट में आकर ये बड़ी तादाद में मरते हैं तो भी अपने किए पर नहीं पछताते। इस शाश्वत को सदा ध्यान रखें कि हर चीज एक दूसरे की पूरक होती है, इसलिए मानव को अपने साथ साथ जंगल, जंगली प्राणियों और नदी पहाड़ों को बचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारी जिंदगी इन सब के बदौलत है और इस शाश्वत से आप इनकार कतई नहीं कर सकते। दर्शकों, शाश्वत मूल्य के बाद आइए अब जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदा कदा कहीं भी पेड़ पौधे के आसपास, नदी तालाबों के आसपास मलमूत्र न त्यागे। गांव घर को सुंदर बनाना है तो पहले हमें अपने आचरण और व्यवहार विचार को सुंदर बनाना होगा। क्या आपको पता है कि अकेले तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष जितनी मौतें होती है, उतनी तो शराब, आत्महत्याएं, एड्स, कोकीन, हेरोइन तथा दुर्घटनाओं को कुल मिलाकर भी नहीं होती। यानी सीधे तौर पर तंबाकू जहां लोगों के जान तेजी से ले रहा है, वहीं उससे भी ज्यादा ये वातावरण में प्रदूषण फैलाकर जीव जंतु और समस्त संसार का विनाश भी कर रहा है। अतः तंबाकू के सेवन से बचें और दूसरे को भी बचाएं। वाहन चलाते वक्त ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जहां आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे होते हैं, वहीं बड़े बुजुर्गों व बच्चों को भी बड़े परेशानियों का सामना इससे करना पड़ता है। गर्मी के बढ़ने पर फल, जूस और सलाद का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने पर आपके शरीर में विटामिन की भरपूर मात्रा बने रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जहां तहां थूकना आपके वास्तविक छवि को और आपके स्वभाव को दर्शाता है। इससे आपकी छवि धूमिल तो होती ही है, साथ ही पर्यावरण भी गंदा होता है और आपके थूक से निकला बैक्टीरिया दूसरे को बीमार बना सकता है। अतः इन बुरी आदतों को आज ही से अलविदा कहें और एक समझदार और स्वस्थ नागरिक बनने की ओर कदम उठाएं। दोस्तों,
इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शन प्रयासरत है वातावरण जागरूकता जन जन के बीच फैलाने को। आइए कार्यक्रम के अगले भाग में जानते हैं जल, वायु, धरती के प्रदूषण के कारण और इसके निदान पर करते हैं चर्चा। खुले में जल को संग्रहित करके रखने पर जल प्रदूषित होता है, अतः जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उसे ढककर रखें। नदी तालाबों के पानी को इंसान सर्वाधिक प्रदूषित करता है, फिर खुद ही बीमारी को न्योता भी देता है। इसलिए इन नदी तालाबों के जल को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि ये कम से कम प्रदूषित हो। कल कारखानों को चाहिए कि वो अपने ठोस कचरे को नदी तालाबों में बहाने के बजाय उसे अन्य उपयोगी कार्यों में इस्तेमाल करें। इससे ठोस कचरे का भरपूर उपयोग भी हो सकेगा और नदी तालाबों का जल भी प्रदूषण मुक्त रहेगा। वाहनों की बढ़ती आबादी आज वायु को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इसलिए आप अपने वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच समय समय पर कराएं ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो। वायु खुले में कूड़े कचरे फेंकने से भी प्रदूषित होता है, अतः कूड़े को निगम के कूड़ेदान या वैसे स्थान में रखें जिससे वायु प्रदूषित कम से कम हो। खुले में धूम्रपान करने से आप खुद की सेहत भी खराब करते हैं, औरों की भी करते हैं, साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। अतः अच्छे नागरिक बने और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आज धरती पॉलीथीन की मार से कराह रही है। पॉलीथीन से जहां धरती कमजोर होती है, वहीं इसकी उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल असर होता है। इसलिए आज ही से पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें और धरती के संरक्षण में योगदान दें। धरती पर फेंके गए खतरनाक केमिकल भी धरती को आघात पहुंचाते हैं, उर्वरा शक्ति को कमजोर करते हैं, कई बीमारियों को फैलाने में ये योगदान निभाते हैं। इसलिए इन केमिकलों को धरती में जहां तहां ना फेंकें। कोशिश करें कि बेवजह छोटे छोटे पौधे कभी न नष्ट किए जाएं। ये पौधे दिखते छोटे हैं पर पर्यावरण में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बड़ी मात्रा में धरती में लगे ये पौधे धरती को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दर्शकों, हर बार की तरह पर्यावरण दर्शन की टीम आज आपको लेकर चलेगी कारखाने में और हम जानेंगे कि जल, वायु और धरती का किस तरह उपयोग और संरक्षण करते हैं यह कारखाने। टाटा पावर प्लांट टाटा कंपनी का एक अभिन्न अंग है। सीधे तौर पर इस प्लांट को टाटा की श्वसन क्रिया से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट से बिजली उत्पादित की जाती है जिसका उपयोग सीधे तौर पर टाटा स्टील और उसकी सहयोगी कंपनियां करती है। इस प्लांट में 5 यूनिटों द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। टाटा पावर पूरी तरह से नई तकनीकों से लैस है और कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले इस कारखाने में उपयोग में लाए जा चुके कोयले के डस्ट व अन्य अपशिष्ट को बेहतरीन उत्पादों के निर्माण के कार्य में लाया जाता है। इस प्लांट के परिसर में जहां पर्यावरण की जान माने जाने वाले पेड़ पौधे को जीवंत रूप में देखा जा सकता है, वहीं प्रबंधन भी पर्यावरण को लेकर जागरूक नजर आता है। दर्शकों, जमशेदपुर का टाटा पावर जोजोबेरा प्लांट अपनी कार्य क्षमता के लिए और अपनी परिपक्व तकनीक के लिए जाना जाता है। ये प्लांट बिजली का उत्पादन करता है और यहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। इस प्लांट को कोयले की आपूर्ति महानदी कोलफील्ड्स और वेस्ट बोकारो टिस्को माइंस के माध्यम से होती है। कोयले के द्वारा बिजली उत्पादन करने के बावजूद ये प्लांट अन्य बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट की तुलना में काफी बेहतर व स्वच्छ रूप में देखा जा सकता है। वैसे तो इसकी बिजली का उपयोग टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी बिजली को अन्य कारखाने वाले भी उपयोग में लाते हैं। पूरी तरह नई तकनीक से लैस इस पावर प्लांट को प्रदूषण स्तर कम रखने के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। अभी हम लोग जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन के कंट्रोल रूम 2-3 में हैं। ये हमारा मेन कंट्रोल रूम है। यहाँ से सारा पावर प्लांट हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमारा मेन यहाँ जो ऑब्जर्व करते हैं पावर, आप देख सकते हैं हमारी पूरी क्षमता है, उसके हिसाब से जो टाटा स्टील हमारा मेन कस्टमर है उसके डिमांड के हिसाब से हम लोग लोड मेंटेन करते हैं। और इस समय जो हमारा लोड चल रहा है वो 490 मेगावाट चल रहा है। तो जैसे जैसे टाटा स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ती है घटती है, हम उस हिसाब से अपने इंजीनियर्स को बोल के उसका लोड बढ़ाते हैं और घटाते हैं।
तो जिससे कि हमारा पूरा टाटा स्टील का प्रोडक्शन बना रहे, साथ में हमारे जमशेदपुर में जो भी डोमेस्टिक बिजली सप्लाई की जाती है उसको हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करें। यहाँ पे नॉर्मली जो मेन कंट्रोल रूम शिफ्ट इंचार्ज देखते हैं उनको हेड ऑपरेशन उनके ऊपर होते हैं, और टोटल हमारे पास 5 कंट्रोल रूम है, 1 2 3 4 5 यूनिट। यूनिट 1 जो है सबसे पुराना यूनिट है जो कि 1995 में आया था, यूनिट 2 2000 में, यूनिट 3 2001, यूनिट 4 2005 और यूनिट 5 जो सबसे ज़्यादा रिसेंट है वो 2011 में आया। तो यूनिट 1 की कैपेसिटी है 67.5, बाकी सारे यूनिट की 120 मेगावाट। हमारे पास टोटल 9 लाइन्स है जिससे हम टाटा स्टील को पावर सप्लाई करते हैं। साथ में ही आप देख सकते हैं नीचे कोमिन्स, टेल्को, लफार जो कि टाटा स्टील के कस्टमर हैं, उनको भी हम यहाँ से पावर 33 kV लाइन के द्वारा देते हैं, लेकिन वो हमारे डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, वो इनडायरेक्ट कस्टमर है, वो टाटा स्टील के डायरेक्ट कस्टमर है। कोई भी इमरजेंसी हो, नॉर्मल ऑपरेशन हो, सब पूरा प्लांट का यहीं से कंट्रोल होता है। और जैसे जैसे हम चाहते हैं कि जितना एफिशिएंट हो प्लांट को चला सके, कि जिससे सबसे कम कोयला यूज़ करके हम मैक्सिमम बिजली बना सकें। क्योंकि हमारा ये मेन कंट्रोल रूम है यूनिट नंबर 2 और 3, यहाँ से हमारा सारा प्लांट कंट्रोल होता है। और विशेष ऑपरेशन पैरामीटर्स में हम लोग एनवायरमेंटली कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, जिसके थ्रू हमारा ऑनलाइन मेजरमेंट सिस्टम्स काफ़ी काम करता है और इसके थ्रू हम डिफरेंट पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं जो कि हमारा एनवायरमेंट कंसर्न बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एमिशंस निकल रहे हैं उसमें हम नॉक्स, सॉक्स और SPM ये तीनों पे विशेष ध्यान देते हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये पैरामीटर्स हम मेंटेन करते हैं हमेशा की तरह। SPM को 75 के नीचे रखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमारा ESP का चार्ज रहता है। और साथ में हमें एडिशनल अमोनिया डोजिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, ताकि वातावरण दूषित ना हो सके। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। फ्लुएंट जो बाहर यहाँ से जाते हैं वो हर तरह से ट्रीटेड होते हैं, उसमें BOD COD सब कुछ का हम विशेष ध्यान रखते हैं। और TSS का विशेषकर हमारे इन एंड अराउंड कम्युनिटी से हमें काफ़ी इससे प्रोत्साहन मिलती है। हम दूसरे CSR एक्टिविटीज़ जब वहाँ करने जाते हैं तो वो लोग काफ़ी बड़ाई करते हैं इस बात की कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में टाटा पावर जोजोबेरा काफ़ी उत्साहित रहते हैं हर स्टेप उठाने में। यहाँ की जो फ्लाई ऐश है ये करीब करीब हमने 80% इसमें यूज़ करते हैं, बाकी 10% सीमेंट और 10% सैंड यूज़ करते हैं, बालू यूज़ करते हैं जो नॉर्मल बालू है। ये ईंटा के जो स्ट्रेंथ है, ये नॉर्मल जो क्ले ब्रिक्स होते हैं, रेड ब्रिक्स होते हैं, इसके जो स्ट्रेंथ है उससे करीब करीब 1.5 गुना स्ट्रेंथ ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा भी इनके जो वॉल बनते हैं वो समर सीजन में जो घर होते हैं वो काफ़ी ठंडे रहते हैं। हम लोगों ने इसके कंट्रोल रूम में नॉर्मल ट्यूबलाइट के जगह LED लाइट लगाए हैं। यह करीब 80% बिजली कम उपयोग करता है। इससे हमारा सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है। हम लोगों ने यही नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी हम लोगों ने कंट्रोल रूम्स या जहाँ कहीं भी हमें मौका मिला है हम लोगों ने LED लाइट्स लगाया है। इसका पीरियड भी यह ज़्यादा दिन चलता है। ये करीब जनरल ट्यूबलाइट करीब साल भर या 1.5 साल चलता है, इसका 10 साल तक LED लाइट ख़राब नहीं होता है। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ की 4 में से एक एम्बिएंट मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एम्बिएंट मॉनिटरिंग स्टेशन पे। अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारे एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, इनमें से हमने 24 आवर्स बेसिस में ट्वाइस इन ए वीक हम इस पे जांच करते हैं। और ये जो रिज़ल्ट आते हैं ये हमारे डिस्प्ले में मेन गेट में जो लगी हुई है वो आपको हम बाद में दिखाएंगे, वो डिस्प्ले में दिखाए जाते हैं। हमारे जो स्टैक हैं उनसे और बाकी जो डस्ट आते हैं, ये डस्ट के कारण हमारा कम्युनिटी में ये डस्ट नहीं पहुँचे, ये इसको कंट्रोल के लिए कंटिन्यूसली हमने ये एम्बिएंट मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हुए हैं। और भी हमारे 3 मॉनिटरिंग स्टेशन में है, जो एक चारों 4 कोने में है, एक मटेरियल गेट में है, दूसरे CHPs एरियाज़ में है और थर्ड बैक साइड्स होते हैं। हम लोग अभी जिधर खड़े हैं वो यूनिट 5 ESP है। ये ESP प्रदूषण रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ESP ऐसा यूनिट है जो
जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो फ्लू गैस आउटलेट बॉयलर से निकलती है, वो फ्लू गैस से राख को अलग करके ओनली एयर को चिमनी से बाहर कर देता है। इसलिए वो प्रदूषण भी कम होता है। और प्रदूषण रोकने के लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 100 मिलीग्राम पर एन मीटर क्यूब रखा गया है, वो हम लोग उससे बहुत ही कम, अभी तक 40 मिलीग्राम पर एन मीटर क्यूब हम लोग